तो वेलकम स्टूडेंट, आप सभी की अपने चैनल एसके में फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बस हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया जाएगा। देखिए इसमें बात क्या करेंगे, आपको हमने फिजिक्स में चैप्टर 7 तक पढ़ा दिया था। आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 और आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए होगा। इंपॉर्टेंट क्यों होगा, क्योंकि इस चैप्टर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और skmstudyclasses.com वेबसाइट पर मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे विस्थापन धारा की। चैप्टर 8 नंबर आपका क्या है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो इसमें आपकी पहली हेडिंग क्या है, विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए क्या होता है, जब किसी विद्युत चालक में विद्युत क्षेत्र के द्वारा, किसके द्वारा, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा परिपथ में जो धारा विस्थापित होता है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, जब किसी विद्युत चालक में विद्युत क्षेत्र के द्वारा परिपथ में जो धारा विस्थापित होता है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। इसे ID से प्रदर्शित करते हैं। किससे, ID से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं विस्थापन धारा किसे कहते हैं। जब किसी विद्युत चालक में वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, किसके द्वारा, जब किसी विद्युत चालक में वैद्युत क्षेत्र के द्वारा परिपथ में जो धारा विस्थापित होता है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। इसे ID से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किससे, ID से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। मान लेते हैं, माना परिपथ में dt समय में, परिपथ में कितने समय में, dt समय में परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स d फाई हो तो, क्या, d फाई ई हो तो ID बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट d फाई ई अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, जहाँ जो एप्सिलॉन नॉट क्या है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, I और ये IC है, ये ID है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, ID प्लस IC हो जाएगा। ठीक है, IC बराबर क्या हो जाएगा, 0 और I बराबर ID प्लस 0, क्या हो जाएगा, ID प्लस 0 या I बराबर ID। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए मैक्सवेल के समीकरण की बात कर लेते हैं। आखिरकार मैक्सवेल का जो समीकरण है वो होता क्या है। ठीक है, एक्चुअल में मैक्सवेल का समीकरण होता क्या है। तो केस फर्स्ट की बात करेंगे तो विद्युत संबंधी गॉस का प्रमेय, क्या, विद्युत संबंधी गॉस का प्रमेय क्या होगा, फाई इक्वल टू EA, यानी कि ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा और फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट dA बराबर फाई समीकरण नंबर 3। ठीक है, हमने समीकरण 1 में क्या कर दिया, इसका सदिश ले लिया। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 और 3 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E डॉट dA डॉट Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, अगर प्लस Q की बात करते हैं, प्लस Q में क्या होता है कि जो हमारी रेखाएं होती हैं इसकी तरफ आती हुई देखिएंगे क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही, इसमें भी देखिए आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए चुंबक संबंधी केस सेकंड की बात करेंगे। चुंबक संबंधी गॉस का प्रमेय क्या होता है आखिरकार। ठीक है, चुंबक संबंधी गॉस का प्रमेय क्या होता है। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 1, Q बराबर माइनस और प्लस हो जाएगा, Q बराबर 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं और फाई बराबर तब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Q का मान क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो फाई बराबर क्या मिलेगा, BA मिलेगा या फाई बराबर इंटीग्रेशन B डॉट DA मिलेगा। ठीक है, चलिए अब समीकरण नंबर 2 और 3 से जो जब गुणा करेंगे तो टोटल हमारा देखिए फाई का मान 0 आया था तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम केस थर्ड की बात करें। केस थर्ड आखिर क्या है। केस थर्ड में देखिए क्या है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से। तो फैराडे का जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है उससे हम बात करेंगे। ठीक है, E बराबर क्या होता है, V अपान L। ठीक है, V इक्वल टू E डॉट E इंटू L। ठीक है,
ई बराबर क्या होगा V अपान एल या V बराबर E इंटू एल। ठीक है, V बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट डी एल। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आखिर में E बराबर क्या होता है माइनस डी फाई अपान डी टी, चूँकि V बराबर E के बराबर है। V किसके बराबर है? E के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। E बराबर तब क्या हो जाएगा माइनस डी फाई अपान डी टी, क्या हो जाएगा माइनस टी अपान बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे E बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर डी एल बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी फाई अपान डी टी, क्या माइनस डी फाई अपान डी टी। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक संबंध ये निकल कर आ जाएगा। अब आगे आपको बताते हैं, आगे देखिए क्या होगा। मैक्सवेल का समीकरण की बात करेंगे, मैक्सवेल के समीकरण की बात करेंगे। आखिरकार मैक्सवेल का समीकरण होता क्या है? तो एम्पियर का मैक्सवेल का समीकरण क्या होता है? इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू ज़ीरो आई, समीकरण नंबर 1। आई बराबर क्या हो जाएगा आई सी प्लस आई डी। ठीक है, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू ज़ीरो आई सी प्लस आई डी। ठीक है, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर क्या हो जाएगा म्यू ज़ीरो आई ज़ीरो प्लस म्यू ज़ीरो आई डी, म्यू ज़ीरो आई सी प्लस म्यू ज़ीरो आई डी। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर थोड़ा सॉल्व और करेंगे तो इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर क्या हो जाएगा म्यू ज़ीरो आई सी प्लस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन नॉट, और आई डी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी फाई ई अपान डी टी। ठीक है, क्या हो जाएगा डी फाई ई अपान डी टी। तो इसको आपको लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए हमारा क्या है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। आखिरकार विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती क्या हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे तरंगों के स्रोत के बारे में बात करेंगे। तरंगों का स्रोत होता क्या है? ठीक है, तरंगों का स्रोत कहाँ से आता है, यानी कहाँ से तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में पहले बात करेंगे, तरंगों के स्रोत की बात करेंगे। तो तरंगों के स्रोत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से स्रोत हैं? यदि आवेश स्थिर है तो क्या, यदि आवेश क्या है स्थिर है तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, यदि हमारा कोई आवेश अगर स्थिर है, क्या है स्थिर है यानी कि रुका हुआ है, तो उसके चारों ओर क्या है एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक चुम्बक को हम रख देंगे, स्थिर रख देंगे तो उसके चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह अगर कोई आवेश है, आवेश को हम रख देते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। यदि कोई आवेश एक समान चाल से गतिशील हो तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर इसी के विपरीत क्या कर दें, अब उस आवेश को क्या कर दें हम गतिशील कर दें। अभी तो स्थिरता सिर्फ विद्युत क्षेत्र दे रहा था, अगर उसको हम गतिशील भी कर देते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यदि कोई आवेश त्वरित वेग से गतिशील होता है तो उसके चारों ओर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब अगर वह क्या करेगा त्वरित गति करेगा तो त्वरित वेग में गति करेगा तो क्या करेगा देखेंगे, तो क्या करेगा वह परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हर एक जगह पर उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या होगा अलग होगा। ठीक है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ रहेगा। अब इसके साथ साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तरंगों के स्रोत का कारण, यानी तरंगों के स्रोत का कारण परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में या परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में होता है। तरंगों का स्रोत के कारण होता है, ध्यान से इसको समझेंगे आप। इसका कहने का मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र से या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में या परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र में जाएगा या विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। मान लीजिए कोई हमारा स्थिर है, यहाँ पे क्या होगी आपको न्यूनतम चाल होगी, यहाँ पर अधिकतम चाल होगी, फिर यहाँ पे न्यूनतम चाल होगी। ठीक, तो ये आपको समझ लेना है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं।
अब हम बात करने वाले हैं तरंगों की प्रकृति के बारे में। आखिरकार तरंगों की प्रकृति होती कैसी है, ठीक है। तो ऐसी तरंगें जो परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में बदलती हैं उसे वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। यानी ऐसी तरंगें जो परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में बदलती हैं उसे वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। यानी कि कौन सी तरंगें? ऐसी तरंगें जो परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र को परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में बदलती हैं उसे वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? यानी वह तरंगें, ऐसी तरंगें जो परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में बदलती हैं। जो परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र है उसको क्या कर देती हैं? चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तित कर देती हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब वैद्युत चुंबकीय तरंग को मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं उसे मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ये हमारी तरंगे हैं। तो तरंगे देखिए यहाँ से निकली है, फिर यहाँ गई है, फिर यहाँ से फिर ऐसे से निकल गई है बाहर। इस तरीके से तरंग भी और भी है। तो ये देखिए यहाँ से गई है, यहाँ से आई है, फिर यहाँ से निकल आई है, ठीक है। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे तरंगे हमारी किस तरीके से गति कर रही हैं, ठीक है। अब देखें, निकालेंगे y के अनुदिश निकालेंगे तो क्या आने वाला है, ध्यान समझेंगे इसको। ई वाई बराबर क्या हो जाएगा? E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हमारा क्या है? एंगल है, ठीक है। तो E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, चूँकि के बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई अपान लैम्डा, ठीक है। इसको आप लोग को याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो E0 साइन के एक्स माइनस के बाई के ओमेगा टी, क्या? के बाई के ओमेगा टी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे हमने के का किया कट कर क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ई वाई बराबर क्या हो जाएगा? E0 साइन के कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ओमेगा अपान के इंटू टी, क्या? के इंटू एक्स माइनस ओमेगा के अपान टी इंटू टी, ठीक है। अब थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको तो ई वाई बराबर क्या हो जाएगा? E0 साइन 2 पाई अपान लैम्डा, के का मान हमने क्या रख दिया? 2 पाई अपान लैम्डा एक्स माइनस ओमेगा के इंटू टी, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए जेड अक्ष के अनुदिश बात करेंगे। जेड अक्ष के अनुदिश क्या होगा? बी जेड बराबर क्या हो जाएगा? B0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्या? के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और बी जेड बराबर क्या हो जाएगा? B0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा अपान के इंटू टी, ठीक है। बी जेड बराबर क्या हो जाएगा? B0 साइन 2 पाई अपान लैम्डा एक्स माइनस ओमेगा अपान आर इंटू टी, समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलिए, चूँकि ओमेगा अपान के बराबर 2 पाई एफ अपान 2 पाई अपान लैम्डा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ओमेगा के अपान क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ अपान 2 पाई अपान लैम्डा, यहाँ से कट के क्या आ जाएगा? एफ लैम्डा आएगा। एफ इक्वल टू क्या होगा? 1 अपान टाउ। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ओमेगा अपान के बराबर लैम्डा अपान टी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ओमेगा अपान के बराबर लैम्डा अपान टी, ठीक है। टाउ, क्या? लैम्डा अपान टाउ या बराबर सी, ठीक है। यह आपका मान हमने ये रख दिया यहाँ पे। तो लैम्डा अपान टी बराबर क्या हो जाएगा? सी, या लैम्डा बराबर टी इंटू सी। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब समीकरण नंबर 1 और 2 का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, ठीक है। गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा? ई वाई बराबर E0 साइन 2 पाई अपान लैम्डा एक्स माइनस सी टी, क्या? एक्स माइनस सी टी, या बी जेड बराबर क्या हो जाएगा? B0 साइन 2 पाई अपान लैम्डा एक्स माइनस सी डॉट टी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मैक्सवेल के समीकरण से बात करेंगे। मैक्सवेल का समीकरण आखिरकार होता क्या है, ठीक है। ई वाई अपान बी जेड, क्या? ई वाई अपान बी जेड, ठीक है। सी बराबर क्या हो जाएगा? E0 साइन 2 पाई अपान लैम्डा एक्स माइनस सी टी, या B0 साइन 2 पाई अपान लैम्डा एक्स माइनस सी टी। तो यहाँ से कट करके क्या आएगा हमारा? ध्यान से इसको देखेंगे आप लोग। सी बराबर E0 अपान B0, या B0 बराबर E0 अपान सी। टोटल आपको यहीं मिलने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
अब देखिए अगला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। एकांक लंबाई के आयतन में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा, क्या एकांक लंबाई के आयतन में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे तो यू ई बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वाई, क्या ई स्क्वायर वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई के आयतन में उत्पन्न चुंबकीय ऊर्जा क्या हो जाएगा, यू बी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ बी स्क्वायर जेड अपान म्यू ज़ीरो। इसको ध्यान समझेंगे। अगर आयतन की बात करेंगे तो एकांक लंबाई के आयतन में उत्पन्न वैद्युत शक्ति की ऊर्जा, ये वैद्युत ऊर्जा, ये हमारी चुंबकीय ऊर्जा होगी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता की बात करेंगे। आखिरकार इसकी विशेषता क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि यही विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। किसके द्वारा, त्वरित आवेश के द्वारा ये उत्पन्न की जाती हैं। त्वरित आवेश का मतलब क्या होता है कि जो जिसकी चाल में लगातार परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इसको अगर कहीं जाना आना रहेगा तो माध्यम की आवश्यकता नहीं रहेगी, वे निर्वात में भी चल सकती हैं। ठीक है, ये समझने का मतलब यही है, आप लोग समझ सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये तरंगे निर्वात अथवा मुक्त स्थान में u बराबर 1/√μ ज़ीरो एप्सिलॉन नॉट वेग से चलती हैं। क्या वेग से चलती हैं, या c बराबर क्या हो जाएगा, 1/√μ ज़ीरो एप्सिलॉन नॉट बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिवर्तन की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं। यानी कि जो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के जो परिवर्तन की दिशाएं हैं क्या होती हैं, परस्पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के जो परिवर्तन की दिशाएं हैं, ठीक है, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिवर्तन की दिशाएं क्या होती हैं, परस्पर लंबवत होती हैं। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे एक अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं क्या होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ मतलब क्या होता है कि एक समांतर दिशा में चलती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आपको बताते हैं। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में, ठीक है, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन साथ साथ होता है। जो परिवर्तन होता है वह दोनों साथ साथ होगा। ठीक है, अभी आपको एक फिगर हमने बताया था जिसमें दो तरंगे निकल कर जा रही थी, तो उसमें आप देखे होंगे कि दोनों परिवर्तन क्या हो रहे थे, साथ साथ हो रहे थे, तथा महत्तम मानों को E0 तथा B0 से प्रदर्शित करते हैं। उसमें आप प्रदर्शित किए होंगे E0 और B0। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है हमारा। निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिणामों में संबंध निम्नलिखित है। कौन संबंध है, C बराबर E/V, क्या C बराबर E/V, ये हमारा क्या चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, आप लोग बताएंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा औसतन वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के बराबर भाग में बांटा होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा जो होती है औसतन वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में बराबर भाग में क्या होता है, बटा होता है। ठीक है, जो ऊर्जा होगी वह बराबर भाग में क्या होगी, बटी होगी। ठीक है, अब देखेंगे निर्वात में वैद्युत ऊर्जा घनत्व की बात करेंगे। निर्वात में वैद्युत ऊर्जा घनत्व क्या होगा, C बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, क्या C बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तथा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की बात करेंगे तो C बराबर हाफ B स्क्वायर अपान म्यू ज़ीरो, क्या C बराबर हाफ B0 म्यू स्क्वायर B स्क्वायर अपान म्यू ज़ीरो। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रकाशिक वैद्युत वेक्टर के कारण होता है। क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रकाशिक क्या होता है, वैद्युत वेक्टर के कारण होता है। किसके द्वारा, वैद्युत वेक्टर के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये हमारा क्या हो गया, सन। ठीक है, जिससे कि किरणें हमारी बाहर निकल रही हैं, निकल करके सभी ग्रहों, यानी कि हमारी जिस तरह के सभी ग्रह हैं वो हमारी पृथ्वी पर भी आती हैं किरणें। ठीक है, तो वी रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, यानी कि
अगर यहाँ पर कलर की बात करेंगे तो आपको क्या निकलेंगी, पहला हमारा क्या हो जाएगा, वी रेज, एक्स रेज और यूवी रेज। ठीक है, तो बिब्जियोर की आप लोग सुने होंगे 7 कलर होंगे। जो सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है उसमें टोटल 7 कलर आपको देखने को मिलेंगे। 7 रंग का होता है ये, 7 रंग आपको उसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे रेडियो तरंगे की। रेडियो तरंगे आखिरकार होती क्या हैं? तो ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति, यानी ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 3 × 10⁹ हर्ट्ज से 3 × 10⁴ हर्ट्ज के मध्य होती हैं, उन्हें रेडियो तरंगे कहते हैं। ध्यान से इसको समझेंगे आप। क्या समझेंगे? जिनकी आवृत्ति 3 × 10⁹ हर्ट्ज से 3 × 10⁴ हर्ट्ज के मध्य होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम रेडियो तरंगे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसका उपयोग रेडियो तथा टीवी चैनलों को संचालित करने में प्रयोग किया है। इसका उपयोग किसके उपयोग में किया जाता है? रेडियो तथा टीवी चैनलों को संचालित करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻1 मीटर से कम होती है। क्या होती है? इनकी जब तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻⁻1 मीटर से क्या होती है? कम होती है। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर की बात करेंगे। सेकेंड नंबर क्या होगा हमारा? माइक्रो तरंगे। माइक्रो तरंगे आखिरकार होती क्या है? तो ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 3 × 10⁻7 हर्ट्ज के मध्य होती है, उसे माइक्रो तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो तरंगे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसका उपयोग रडार व माइक्रो आवन में, जो माइक्रो भट्ठियाँ होती हैं उसमें किया जाता है। इसकी तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻1 मीटर से 10⁻³ मीटर के मध्य होती है। ठीक है, अब औरत तरंगों की बात करेंगे। औरत तरंगे हमारी क्या होती है? तो ऐसी किरणें, क्या ऐसी किरणें जिसकी आवृत्ति 4 × 10⁻⁴ हर्ट्ज से 3 × 10⁻10 हर्ट्ज के बीच होती है, उसे अवरक्त किरणें या विकिरणें कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग पौधघरों में पौधों को गर्म रखने में, युद्ध के समय दिनों में कोहरे व धुंध को पार देखने में किया जाता है। ठीक है, इस तरंग दैर्घ्य में 10⁻³ मीटर से 7 × 10⁻7 मीटर के मध्य होती है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। चौथा नंबर दृश्य तरंगों की बात करेंगे। दृश्य तरंगे आखिरकार होती क्या है? तो ऐसी किरण जिसकी आवृत्ति, यानी ऐसी किरण जिसकी आवृत्ति 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है, इसका उपयोग अणुओं की संरचना, परमाणु के बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पता लगाने में किया जाता है। किसके उपयोग में? यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ? अणुओं की संरचना, परमाणु के बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तथा इसकी तरंग दैर्घ्य 7 × 10⁻7 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर के बीच होता है। ठीक है, किसके बीच होता है? 7 × 10⁻7 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर के बीच होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पराबैंगनी विकिरण की बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसी विकिरण, क्या ऐसी विकिरण जिसकी आवृत्ति 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच होता है, उसे पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो ध्यान से आपको यही रेंज देखना है, इस रेंज को आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसका उपयोग अदृश्य लिखाई, नकली दस्तावेज, अंगुलियों के निशान का पता लगाने में, खाने वाली वस्तुओं के संरक्षण में किया जाता है। ठीक है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य कितना होती है? 4 × 10⁻7 मीटर से 6 × 10⁻10 मीटर के मध्य होती है। ठीक है, जिसको आपको ध्यान देना रहा है कि इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा? 4 × 10⁻7 मीटर से 6 × 10⁻10 मीटर के मध्य होती है। और इसमें आप देखेंगे इसकी जो आवृत्ति होगी, आवृत्ति कितना होती है? 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज के मध्य होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यक्ष किरणों की बात करेंगे। यक्ष किरणें क्या होती हैं? ठीक है, तो ऐसी किरणें जिसकी आवृत्ति, यानी ऐसी किरणें जिसकी आवृत्ति 3 × 10⁻19 हर्ट्ज से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज के बीच होती है, उसे यक्ष किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? यक्ष किरणें कहते हैं।
और इसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में क्रिस्टलों के आंतरिक संरचना ज्ञात करने में होता है। ठीक है, इसकी तरंगदैर्घ्य 10⁻⁸ मीटर से 10⁻13 मीटर के बीच होती है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं गामा किरणों की। ठीक है, तो ऐसी किरणें जिसकी आवृत्ति 3 × 10⁻22 हर्ट्ज से 3 × 10⁻18 हर्ट्ज के बीच होती है उसे गामा किरणें कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग क्या परमाणु के नाभिक की संरचना के संपर्क में सूचना देने में किया जाता है। इसका तरंगदैर्घ्य 10⁻10 मीटर से अधिक होता है। तो ये आपके लिए पूरा 8वां चैप्टर था, बहुत छोटा ही चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो इसलिए आपको इसमें सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसकी PDF आपको skmstudyclasses.com वेबसाइट, SKM स्टडी ऐप और SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े थे वो नए जुड़े थे वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।